दोस्तों, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी जो भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रमुख चेहरे हैं, इन नामों को सुनते ही हमारे दिमाग में करोड़ों की संपत्ति, भव्य जीवन शैली और विश्व स्तरीय व्यवसायों की तस्वीर उभरती है। जहां एक तरफ मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम से लेकर पेट्रोलियम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, वहीं दूसरी तरफ थे रतन टाटा जी जो आज हमारे बीच नहीं हैं। रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया है। देश की महत्वपूर्ण इंडस्ट्री जैसे कि स्टील, नमक और ऑटोमोबाइल में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। हालांकि इन दोनों उद्योगपतियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हमेशा से चर्चा में रहती है। आज हम इनके जीवन शैली की बात करेंगे। आखिर इनकी शान और शौकत में कौन आगे है और कौन पीछे है। अमीरी के मामले में मुकेश अंबानी रतन टाटा जी से कहीं आगे हैं। अंबानी दुनिया के सबसे महंगे घर इंटेलिया में रहते हैं और उनकी 6 कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में धाक जमाए हुए हैं। दूसरी ओर सादगी में विश्वास रखने वाले रतन टाटा जी थे। वे भले ही एक साधारण से बंगले में रहते थे, लेकिन उनके पास 135 से ज्यादा कंपनियों का नेटवर्क है जो टाटा ग्रुप की ताकत को दर्शाता है। मुकेश अंबानी की इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से टेलीकॉम और पेट्रोलियम जैसे सीमित क्षेत्रों तक फैली हुई है, जबकि रतन टाटा जी का कारोबार विविधता में विश्वास करता है। उनकी कंपनियां स्टील से लेकर ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर से लेकर कंज्यूमर गुड्स तक हर क्षेत्र में मौजूद हैं। तो कौन किससे आगे है, ये निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। शानदार जीवन शैली में अंबानी की शान सबसे ऊपर है, जबकि बिजनेस विस्तार और विविधता में रतन टाटा जी सबसे आगे माने जा सकते हैं। टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम है जो लगभग हर उद्योग में अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है, चाहे वह स्टील हो, केमिकल्स हो या फिर सुई से लेकर एरोप्लेन तक बनाने का काम टाटा ग्रुप के पास है। टाटा जी के पास एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की पूरी क्षमता थी अगर वो अपनी पूरी दौलत अपने नाम कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया था। आइए इसके पीछे की वजह को समझते हैं। जहां मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े हिस्से के मालिक हैं, लगभग आधे शेयर्स उनके नाम हैं। इसीलिए जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी व्यक्तिगत संपत्ति भी बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए सितंबर 2020 में मुकेश अंबानी की नेटवर्क 88 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। दूसरी ओर रतन टाटा जी की स्थिति कुछ अलग थी। उनके पास टाटा कंपनी के 1% से कम शेयर्स थे। इसकी वजह यह है कि उनकी कंपनी का 66% हिस्सा और उनकी टीम ने अलग अलग ट्रस्टों जैसे रतन टाटा ट्रस्ट, सर दरोबाजी टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन ट्रस्ट को डोनेट किया हुआ है। ये ट्रस्ट देश भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका की कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। रतन टाटा अपने पारिवारिक मूल्यों का पालन करते हुए कंपनी की एक बड़ी संपत्ति को समाज के हित में दान कर चुके हैं। अगर रतन टाटा इन चैरिटी ट्रस्ट वाले शेयर्स को अपने नाम कर लेते तो वो न सिर्फ भारत बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन उनके लिए पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी और परोपकार था। अब बात करेंगे इन दोनों उद्योगपतियों की जीवन शैली की। मुकेश अंबानी की भव्य जीवन शैली और खर्चे अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनका आलीशान घर, महंगी कारें, लग्जरी शौक जाहिर हैं। वहीं रतन टाटा अपने सादगी भरे जीवन और कम चर्चित रहन सहन के लिए जाने जाते हैं। कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है, और यही वह वजह है कि अंबानी के खर्चे और शानो शौकत हमेशा खबरों में रहते हैं, जबकि रतन टाटा की परोपकारी सोच और सादगी की चर्चा उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए थी। मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों ही भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली और उनके खर्चे करने के तरीके जमीन आसमान में अंतर है। मुकेश अंबानी की भव्य जीवन शैली किसी से छिपी नहीं है। उनकी बेटी की शादी में 110 करोड़ खर्चे किए गए थे और वहीं पर उन्होंने अनंत और राधिका की शादी में इतना बुनियादी पैसा खर्च किया है कि दुनिया के दिखावे के चक्कर में जियो का रिचार्ज 25% महंगा कर दिया है, और इसमें दुनिया भर के अमीर लोगों ने सुर्खियां बटोरी। गरीब बेचारे रिचार्ज महंगे होने की वजह से रोने लगे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट के बंगले, करोड़ों का प्राइवेट जेट और कई लग्जरी कारें गिफ्ट की हैं। इनकी खूब चर्चाएं हुई हैं। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी के पास एक विशेष याट है जो सोलर ग्लास से बनी हुई है और उसकी कीमत 800 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। नीता अंबानी भी एक शानदार और लग्जरी जीवन जीती हैं। यहाँ तक कि उनके कर्मचारी को भी लग्जरी लाइफस्टाइल जीने का अनुभव मिलता है, जिससे अक्सर मीडिया में चर्चा मिलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ
रतन टाटा जी की जीवन शैली सादगी और शालीनता की मिसाल है। वो हमेशा से ही एक साधारण और मर्यादित जीवन जीते थे। उनका घर बेहद सादा और रुचिपूर्ण था। रतन टाटा हमेशा बड़े खर्चों से दूर रहते थे और अपने धन को नई सोच और स्टार्टअप में निवेश करते थे ताकि उनकी कंपनी और देश दोनों का विकास हो सके। उदाहरण के तौर पर रतन टाटा हेल्थ केयर अब देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। टाटा ग्रुप सामाजिक कार्यों में सबसे आगे है, लेकिन रतन टाटा अपनी परोपकारी गतिविधियों को हमेशा पर्दे के पीछे से ही अंजाम देते थे। शायद वह यही वजह है कि उनकी समाज सेवा और योगदान पर उतनी चर्चा नहीं होती थी जितनी होनी चाहिए थी। जहां मुकेश अंबानी का हर एक छोटा कदम, जैसे कि एक साधारण से गुलाब खरीदना, भी खबर में बन जाता है, वहीं रतन टाटा जी की समाज सेवा का बड़ा काम भी अक्सर सुर्खियों से दूर रहता था। दोनों ही हस्तियों ने कड़ी मेहनत से नाम और शोहरत कमाई है, लेकिन एक की लग्जरी जीवन शैली हर दिन की खबर बन जाती है, जबकि दूसरी की सादगी और सामाजिक योगदान पृष्ठभूमि में हमेशा छिपा रहता है। क्या वाकई में खर्चे और दिखावे की चर्चा जरूरी है? ये सवाल इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी जैसे दो दिग्गज उद्योगपतियों की जीवन शैली पर नजर डालते हैं। एक तरफ जहां मुकेश अंबानी की लग्जरी लाइफ स्टाइल सुर्खियां बटोरती रहती है, वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा जी चुपचाप अपने बड़े बड़े काम करते रहते थे, जो अक्सर दुनिया की नजरों से ओझल रहते थे। लेकिन क्या वास्तव में सिर्फ दिखावे के आधार पर हमेशा चर्चा होती है? इस सवाल पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी का अधिक शोभ है या रतन टाटा जी का? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अब बात करते हैं इन दोनों बिजनेसमैन की संघर्षपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं। टाटा ग्रुप से, जिसकी टेक्सटाइल कंपनी छोटे से पैमाने की शुरुआत आज हजारों करोड़ों की इस कंपनी का रूप ले लिया है। हालांकि 21,000 रुपए से लेकर 3800 करोड़ रुपए का सफर आसान नहीं था। टाटा ग्रुप की नींव रखने वाले जमशेद टाटा जी का संघर्ष 1839 में महज 14 वर्ष की उम्र मुंबई से शुरू हुआ था। ग्रेजुएशन खत्म होते ही परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। जमशेद जी ने अपनी मेहनत और पाई जोड़कर 21,000 रुपए की पूंजी से टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया, जिससे उन्हें काफी सफलता मिली। इस सफलता के बाद उन्होंने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल की स्थापना की, लेकिन टाटा का रीजन केवल अपने व्यवसाय तक सीमित नहीं था। उन्होंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया था जिनसे सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि पूरे देश को फायदा हुआ है। इनकी संघर्ष गाथा इस बात का प्रतीक है कि असली सफलता सिर्फ संपत्ति और दिखावे में नहीं है, बल्कि समाज और देश की सेवा के लिए योगदान मानी जाती है। जमशेद जी टाटा का सपना भले ही उन्होंने खुद पूरा ना होते हुए देखा हो, लेकिन उनके बेटे दरोबाजी टाटा ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके अधूरे सपनों को साकार किया। दरोबाजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की, जिससे उनके पिता का सपना पूरा हुआ। साथ ही उन्होंने भारत के पहले विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखी थी। जब दरोबाजी का निधन हुआ तो 1938 में टाटा ग्रुप की बागडोर JRD जहांगीर रतन टाटा दादाबाई के हाथ संभाली गई। JRD ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और 14 कंपनियों का आंकड़ा 95% तक पहुंचा दिया। यही नहीं, उन्होंने भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की, जिसे बाद में सरकार ने अपने अधीन लेकर एयर इंडिया का नाम दे दिया। 3 पीढ़ियों की इस मेहनत और संघर्ष को रतन और नवल टाटा ने आगे बढ़ाया। उन्होंने न केवल टाटा समूह को आगे बढ़ाया बल्कि इसे वैश्विक मंच तक पहचान दिलाई। आज टाटा ग्रुप की नेटवर्क 3800 करोड़ रुपए तक फैल चुका है और देश के लाखों युवा प्रतिष्ठित समूह के साथ काम करना चाहते हैं। टाटा का ये सफर एक मिसाल था कि कैसे विरासत को सजते हुए उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता था। अब बात करें मुकेश अंबानी की, तो उनकी जीवन शैली कम ही नहीं है। उनकी एक गाड़ी की कीमत एक आम इंसान शानदार बंगला बना सकता है और उनका प्रसिद्ध घर इंटेलिया अपने आप में एक अजूबा है। इस वजह से इस घर में 6 मंजिला की पार्किंग है, जिससे क्षेत्रफल में मुंबई की आधी आबादी के लिए मकान बन सकते थे। ये भव्यता और विलासिता का अद्वितीय उदाहरण है, जो अंबानी के रुतबे और
और उनकी कामयाबी को दर्शाता है। दोनों उद्योगपति रतन टाटा और मुकेश अंबानी अपने अपने तरीकों से भारत के व्यापारिक जगत पर छाप छोड़ चुके हैं। जहां एक और रतन टाटा का फोकस समाज सेवा और देश के विकास पर रहा था, वहीं अंबानी ने व्यापार में नए मापदंड स्थापित किए हैं। इन दोनों की कामयाबी कहानियां अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे को पूरक लगती हैं, क्योंकि दोनों ने भारत को विश्व मंच तक पहुंचाया है, एक प्रमुख स्थान दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धीरूभाई अंबानी का आज नाम और शोहरत किसी चमत्कार से कम नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत का संकल्प दिलाता है। हालांकि उनका ये सफर आसान नहीं था। जब धीरूभाई पहली बार नौकरी के लिए विदेश गए थे तो उन्होंने वहां अपने छोटी छोटी कमाई की बचत की। लौटकर मुंबई आए, जहां उन्होंने एक साधारण चाल में रहकर अपने सपनों की नींव रखी। धीरूभाई अंबानी ने अपने जीवन की शुरुआत दौर में काफी संघर्ष किया। उनके शुरुआत प्रयासों में चुनौतियों की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी योजनाएं ने उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं दिलाई, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरूभाई अंबानी ने अपने स्टॉक बेचे और लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया। उस समय भारत में निवेश का कॉन्सेप्ट नया था और बहुत से लोग इससे अनजान थे, लेकिन उन्होंने निवेश को एक नए स्तर तक पहुंचाया और जिससे उनको न केवल उनकी कंपनी को फायदा हुआ, बल्कि उनके इन्वेस्ट में बड़ा मुनाफा हुआ और कड़ी मेहनत और सूझबूझ का सफर रंग लाया। और कुछ ही सालों में रिलायंस की रेवेन्यू 7,000 रुपए से बढ़कर 2002 में 75,000 करोड़ रुपए तक हो गया। धीरूभाई निधन के बाद उनके दोनों बेटों ने कंपनी की बागडोर संभाली, लेकिन दोनों भाइयों की रास्ता अलग अलग थे। जहां अनिल अंबानी को भारी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और उन्होंने खुद कहा है कि उनकी नेटवर्क शून्य हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी ने रिलायंस को नए मुकाम तक पहुंचाया है और उनकी नेटवर्क 100 अरब डॉलर से अधिक हो चुकी है। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों को रतन टाटा और मुकेश अंबानी जी के बारे में पता चली गया होगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।